बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 वापसी। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर नजर दौड़ाई। 2 बक्से, बाल्टी और थैला। गणेश बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ में कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहा हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने अनुभव किया जैसे एक परिचित स्नेह आदर में सहज संसार से उसका नाता टूट रहा था। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला, कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा। गजाधर बाबू ने बड़े प्रेम से कहा, कभी जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछी के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे। जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, लेकिन पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गई। गजाधर बाबू बहुत खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वे रिटायर होकर अपने घर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वे अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वे अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ते रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे व पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था तो ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहरा सोनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका नहीं रहा जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनकी खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वे थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के द्वार पर निकल आती और उसकी सजल आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तो तब छोटी छोटी बातें भी याद आती और वे उदास हो जाते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वे फिर उसी स्नेह और आदर के बीच रहने जा रहे थे। गजाधर बाबू ने टोपी उतारकर चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कहो की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे होठों पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वे बिना खांसी हुए अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमरे पर हाथ रखकर शायद रात की फिल्म में देखे हुए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बस्ती हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धाप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से
माथा ढक लिया। केवल बस्ती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने की कोशिश में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, कहो नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा कि वे भी इस मनोविनोद में भाग लेते, लेकिन उनके आते ही सब चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता पैदा हुई। बैठते हुए बोले, बस्ती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बस्ती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, अभी आती ही होंगी, और प्याले में चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बस्ती पिता के लिहाज से चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट पी, फिर कहे, बेटी, चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दो। बस्ती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्ध का लोटा लेकर निकली और अशुद्ध स्तुति कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उसे देखते ही बस्ती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे, आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कसक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौकी में बैठ गई। उन्होंने नाक को चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे बर्तन झूठे पड़े, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधा चौकी में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में पुकारा। फिर पति की और देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक गणेश जी की याद आई। रोज सुबह पैसेंजर के आने से पहले वे गरम गरम पूरियां, जलेबी और चाय लाकर रख देता था। चाय भी इतनी बढ़िया, कांच के गिलास के ऊपर तक लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाड़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उसे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में बाधा पहुंची। वह कह रही थी, सारा दिन किसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पिटते पिटते उम्र बीत गई, कोई जरा भी हाथ नहीं बटाता। बहू क्या क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। बड़ी रहती है, बस्ती को कहूंगी तो कहती है कि कॉलेज जाना पड़ता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बस्ती को आवाज दी। बस्ती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बस्ती, आज शाम से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बस्ती ने मुंह लटकाकर कहा, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई, अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बस्ती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर समय उस घर में घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करो तो सुनती नहीं। घर में गजाधर बाबू के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों की दीवारों से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही उस अस्थायित्व का बोध करने लगे। उन्हें याद आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो वह अपनी चटाई बैठक में डाल बैठ जाती। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई तो गजाधर बाबू ने बहुत हल्के से कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम करना चाहिए।
खर्च तो सभी उचित है, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उनका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उसमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती तो उन्हें चिंता का संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत ही की जाती थी, जैसे परिवार की सभी परेशानियों के लिए वे ही जिम्मेदार थे। तुम्हें कभी किसी बात की है? अमर की माँ घर में बहू है, लड़की है, बच्चे हैं, केवल रुपयों से ही आदमी अमीर नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज कोई रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गए। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उसके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। गजाधर बाबू देर तक पत्नी को देखते रहे, फिर लेटकर छत की ओर देखने लगे। अंदर कुछ गिरा। उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, कहकर अंदर भागी। थोड़ी देर में लौटकर आई तो मुंह फूला हुआ था। देखो, बहू को चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। वह सांस लेने के लिए रुकी और बोली, एक सब्जी और 4 पराठे बनाने में सारा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा भी दर्द नहीं है, कमाने वाला हाथ तोड़े यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह काम इनके बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो इनके कान जना उठेंगे और बीच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीट कर ली। रात का भोजन बस्ती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कोर तक निगला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, लेकिन नरेंद्र थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनकर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद कर रहा है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। भाभी जी को बैठे बैठे यही सूझता है। मस्ती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और खाने बनाने तक का सहूर नहीं। अरे आता सब है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम मां को रसोई में देख बंसी कपड़े बदल कर बाहर आई तो बैठक में गजाधर बाबू ने टोक दिया। कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बंसी ने कहा। कोई जरूरत नहीं, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। उस दिन अनिश्चित खड़े रहकर बंसी अंदर चली गई। गजाधर बाबू को रोज टहलने जाते थे, लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया? बंसी से शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बंसी की शादी जल्द ही कर देनी है। उस दिन के बाद से बंसी पितिया से बची बची रहने लगी। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 1-2 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और गुस्सा आया। लड़की के इतने मिजाज, जाने से रोक दिया तो पिताश्री नहीं बोलेगी। फिर उनकी पत्नी ने सूचना दी कि अमर अलग होने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो बैठने की जगह नहीं। अमर को वे अब भी
छोटा सा बच्चा ही समझते थे और बात बात पर टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फुहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया, नहीं, पहले अमर का घर का मालिक बनकर रहता था। बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर जाता था। बस्ती को भी यही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत देरी से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह घूमकर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाई और कनसरों के बीच अपनी चारपाई लगी पाई। कुछ खाए बिना ही वह अपनी चारपाई पर लेट गए। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब वे घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। 10 दिन के बाद गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। उन्हें सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ बदलाव महसूस नहीं किया। वह मनी मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वह अनजान बनी रही। गजाधर बाबू ने अनुभव किया कि वे पत्नी और बच्चों के लिए केवल धन कमाने का साधन मात्र है। जिस व्यक्ति के कारण पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, वह उसके सामने 2 वक्त के भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि वह अब उसी पूरी दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकती। उनकी उपस्थिति उस घर में इतनी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई की थी। अपने निश्चय के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन दखल दे बैठे। पत्नी अपने स्वभाव के अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी। पत्नी की बात सुनकर गजाधर बाबू को लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की पत्नी बोली, बाबूजी ने नौकर को हटा दिया है। अमर ने पूछा, क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, लेकिन जिस टोन में बहू बोली वह गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन मन भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र मान से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही निकाल दिया। अगर बाबूजी ये समझते हैं कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर पिसवाने जाऊंगा तो मुझसे यह न होगा। हाँ अम्मा, बस्ती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं। बूढ़े आदमी हैं, अमर बुनबुनाया। चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले ही वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बत्ती जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देखा। बहुत सिट पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान नहीं लगा सके। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी लाल जी की चीनी में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कि घर में 4 पैसे आएंगे। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। मैंने सोचा था बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सक पकाकर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी फिर सयानी लड़की।
बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और वे गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी लगन से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। गजाधर बाबू रिक्शे में बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे। रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौटे आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा चलिएगा ना? बस्ती ने उछलकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में गई, फिर बाहर आकर बोली, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक को जगह नहीं है। तो बताओ बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच अक्सर टकराव हो सकता है। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।